नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा क्लियर कराने वाले हैं। इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, पूरा का पूरा इसी में से आएगा। ठीक है ना। तो बस अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सारे लोग वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था है। आंसर मिल जाएगा आपका पहला का सी नंबर वाला। ओके, पहला का आंसर क्या मिलेगा बाबू, सी नंबर वाला मिलेगा। ओके, अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रभावित करने वाली असमानताएं कौन कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डी नंबर वाला हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि जाति व्यवस्था, लैंगिक विभिन्नता और संप्रदाय, ये सभी हो जाएंगे। यानी कि दूसरा का हमारा करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, डी नंबर वाला मिल जाएगा बाबू। ठीक है ना, दूसरा का आंसर क्या मिलेगा बाबू, डी नंबर वाला मिल जाएगा। अगला बाबू क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जातिगत भेदभाव मिटाने हेतु किसने प्रयास किया था। यानी कि दोस्तों भारत में जो हमारे भारत में जातिगत फैला हुआ था उसको मिटाने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया। तो दोस्तों उनमें से इन तीनों का नाम दिया, ज्योतिबा फुले, भीमराव अम्बेडकर, स्वामी रामास्वामी नायकर। ये सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया था भारत के अंदर से जातिगत मिटाने का। ठीक है ना, तो याद रखना इन सभी का नाम शामिल है। ओके, अगला बाबू हमारा क्वेश्चन आता है 4 नंबर। ये बाबू प्रश्न है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। पूर्व का मतलब हुआ दोस्तों पहले, पूर्व का मतलब क्या हुआ, पहले। तो 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक है ना, उससे पहले यानी कि 14वीं 13वीं जो भी होगा उससे पहले ना महिलाओं की जो भागीदारी थी लोकसभा में वो 10% थी। कितना थी, 10% थी। याद रखना 10%। ठीक है ना। अगला बाबू आपका क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। बाबू 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार क्या है। दोस्तों भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार यह होता है दोस्तों कर्म में ही दोस्तों सब चीज़ छुपा हुआ है। जो भी उसका व्यवसाय होता है, कार्य होता है, ये सब आपका कर्म में ही छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों कर्म के अंदर व्यवसाय, कार्य, जो भी उसका आएगा कर्म, वो आपके कर्म के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है ना। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। ये बाबू आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई। तो 33% हो जाएगा। कितना, 33 यानी कि 33% वहाँ पर आरक्षण देने की मांग की गई है। तो यहाँ पर बहुत लड़के क्या करते हैं ना 33% के अलावा 33 पूर्णांक 1/2 पर टिक लगा देते हैं। तो इसका मतलब पता है कितना हो गया। अगर 33 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा कितना, 33 66, एक और प्लस में जुड़ेगा 67/2, मतलब कितना हो जाएगा, ये देखिएगा। तो आपका 67/2 हो जाएगा इतना। तो हम लोग का क्या आंसर होगा, 33% हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा जी, करेक्ट आंसर 33%। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो उसमें दोस्तों 22 भाषाओं को स्थान दिया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं जो सूची है ना उसमें 22 गो भाषा को स्थान दिया गया है। ठीक है ना, तो 22 आप लोग टिक लगाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आएगा 8वां नंबर बाबू क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। तो बाबू उनका नाम है जेड गुडी। यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर में दिया है जेड गुडी। तो जेड गुडी का आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा मेरे विद्यार्थी लोग। ठीक है ना, जेड गुडी हो जाएगा। ओके, अगला बाबू आपका क्वेश्चन आता है 9 नंबर। ये क्वेश्चन है कि भारत एक राज्य है। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारे लोकतंत्र के अंतर्गत जो भी चुनावें होती है ना सब धर्म के आधार पर होती है। आजकल तो और इसका घिनौना हरकत देखने को मिल रहा है हमारे भारत में, जो जिस जाति का है उसी जाति का वोट डाल रहा है। इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य बना है। ठीक है ना, तो आंसर याद रखना, आंसर ए नंबर होगा। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। ये आपका प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करेंगे ना तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य आएगा कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई जो असमान भूमिकाएं है ना वो हमको याद आएगा। ठीक है ना, तो आंसर मिल जाएगा आपका 10 का बी नंबर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन आता है नारीवादी आंदोलन कर्ताओं का विश्वास है। नारीवादी
नारीवादी आंदोलनकर्ताओं का विश्वास है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, लैंगिक समानता। तो लैंगिक समानता आपका आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, लैंगिक समानता। आंसर क्या होगा, 11 का ए नंबर वाला होगा। ओके, अगला बाबू आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्वेश्चन है कि सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र को सबसे हम लोग अच्छा तंत्र मानते हैं कि नहीं मानते हैं बाबू। सरकारी नहीं बल्कि हम लोग भी लोकतंत्र को सबसे अच्छा तंत्र मानते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका 12 का बी नंबर मिल जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि दोस्तों ये विभिन्न समुदायों के बीच ना थोड़ा टकराव कम करती है, इसलिए यह सही है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 14 नंबर। ये क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की संख्या कितना था, पता है आपको, 61 था। कितना था, 61। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, अब बढ़कर ज़्यादा हो गया है, लेकिन उस समय क्या है, 16वीं लोकसभा चुनाव में ना 61 को था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। ये बाबू क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति की मूल मान्यता क्या है। सांप्रदायिक राजनीति की मूल जो मान्यता होती है, मान्यता मतलब समझ, तो उसकी मूल मान्यता क्या हो सकती है। ऑप्शन दोस्तों, ए नंबर में दिया धर्म को समुदाय का आधार मानना, फिर बी नंबर में दिया क्षेत्र को समुदाय का आधार मानना, या फिर राजनीति को समुदाय का आधार मानना। तो दोस्तों देखा जाए तो एक तरफ से हमारा ए बी सी तीनों आंसर सही होगा, क्योंकि दोस्तों धर्म को समुदाय जब हम मानेंगे तो क्षेत्र को भी समुदाय का आधार मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर वाला करेक्ट होगा। ओके, अगला बाबू आपका क्वेश्चन बनकर आएगा 16 नंबर। ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। आप लोगों को मैंने बताया ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष क्या है, तो राज्य है। तो आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो 16 का आपका आंसर याद होना चाहिए कि इच्छा अनुसार व्यक्ति धर्म मानने पर स्वतंत्र। आंसर क्या होगा, आंसर आपका सी नंबर वाला होगा, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई अपना धर्म है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया कि राज्य के द्वारा एक खास धर्म मानने पर जोर देना, ये भी गलत चीज़ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी नंबर वाला सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब समझते हो, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामिक चलता है, यानी कि मुसलमान लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि पूरा देखो तो पूरा आबादी उन्हीं लोगों का है। और श्रीलंका में दोस्तों क्या है, तो बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो आपका सही होगा, ए नंबर भी सही होगा, बी नंबर भी सही होगा, सी नंबर भी सही होगा। लेकिन डी नंबर वाले को देखा जाए तो ये हमारा सम्मिलित नहीं है, मतलब कि ये मैच नहीं खाता है, ठीक है ना। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट रहते हैं, तो बिल्कुल ये गलत बात है। हमारा आंसर क्या मिलेगा, सीधे बात आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। ओके, अगला आपका क्वेश्चन आता है 18 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही साबित होगा आपके लिए। तो भाई ध्यान से देखिएगा ना, ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया भारत एक राज्य है तो धर्मनिरपेक्षता का राज्य है, तो हमारा बिल्कुल यही होगा, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत चलता है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन बाबू, 15वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी थी। दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं की भागीदारी 10% थी, लेकिन 15वीं लोकसभा चुनाव जैसे आया तो वहाँ पर उनकी भागीदारी 10.86 हो गई थी। ओके, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण समझते हो ना, जाति। सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति का मुख्य जो कारण होता है वो जाति होता है, क्योंकि आजकल जाति के नाम पर कितना मतलब घिनौना हरकत हो रहा है, आप लोगों को देखने को मिला ही होगा और देख भी रहे होंगे। अगला बाबू क्वेश्चन है आपका कि किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत अधिक हो गया था। मतलब कहने का मतलब है, आपको पता ही होगा 15वीं लोकसभा चुनाव में 10.86 था। 15वीं लोकसभा के चुनाव से पहले उनकी भागीदारी मतलब कि और ही कम था, यानी कि 10% था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अधिक हो गया, यानी कि उनकी प्रतिशत मात्रा अधिक हो गया। तो हम लोग एकदम सिंपल सा आंसर जवाब देंगे कि 17वीं लोकसभा चुनाव में। जितना अधिक जाएंगे उतना महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आजकल महिलाएं भी कम नहीं है हम लोगों से। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। ये क्वेश्चन है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष आश्रय देना क्या है, सांप्रदायिक है, नारीवादी है। तो नारीवादी होना चाहिए ना बाबू, क्या होगा, नारीवादी। ओके, एक मिनट थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन हो रहा है।
नारीवादी, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष आश्रय देना चाहिए, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष, नहीं धर्मनिरपेक्ष गलत हो जाएगा, आंसर आपका नारीवाद सही होगा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है बाबू 23 नंबर। ये क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये आपका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा 23 का ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन आता है बनकर 24 नंबर। ये क्वेश्चन है कि धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन कहाँ है। धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन कहाँ है। तो दोस्तों हमारे भारत देश के अलावा और कहीं हो सकता है, आप ही बताइए। हमारे भारत देश के अलावा कहीं और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाति के नाम पर बहुत कलंक चीज़ हो रहा है। ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक जो राजनीति होती है ना वो हमारे जाति पर आधारित होती है फिर धर्म पर। पहले सोच लो, सांप्रदायिक दिया है तो सांप्रदायिक जो राजनीति होती है ना वो हमारे धर्म पर आधारित होती है। किस पर? धर्म पर। देखो धर्म का मतलब अलग ही हो गया, जाति का मतलब अलग हो गया। जाति का मतलब हुआ कि आप किस कास्ट के हैं, आप मुस्लिम हैं या फिर हिंदू है, हिंदू में भी किस कास्ट से, ये सब आपका जाति हो गया। धर्म का मतलब हुआ सत्य की राह पर चलना, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म का, उसके व्यक्ति के भाव, उसके धर्म क्या है, उस व्यक्ति के अंदर क्या सच्चाई है, ठीक है ना, उसके आधार पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दिया था। मैंने आपको बाबू बताया था ना कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति एक समय थे। ठीक है ना। तो अब्राहम लिंकन ने सबसे लोकतंत्र की सबसे अच्छा परिभाषा दिया है। किसी को याद है वो परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने दिया था, वो कथन आपको बताए थे ना। जिसको याद है थोड़ा 1 मिनट कमेंट करके बताइए, तो सब कमेंट रिप्लाई जरूर मिलेगा, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि अब्राहम लिंकन को वो कौन सा कथन है जो सबसे अच्छा लोकतंत्र का कथन माना जाता है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना जी, तो इसलिए आप ज़रूर बताइएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मैं कमेंट भी देख लूँगा। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न जातियों को निम्नांकित में किस नाम से पुकारा जाता है। देखो अगर आप छोटी कास्ट के हैं यानी कि निम्न जाति के हैं ना, तो आपको अत्यंत पिछड़ा भी बोला जाएगा, शूद्र भी बोला जाता है, हरिजन भी बोला जाता है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम निम्न जाति के हैं तो हमको अत्यंत शूद्र हरिजन बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर वाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न जातियों को निम्नांकित में किस नाम से पुकारा नहीं जाता है, तो इस नाम से नहीं पुकारा जाता है। बाकी ए बी सी इन तीनों के नाम से पुकारा ही जाता है, लेकिन इस नाम से नहीं पुकारा जाता है, द्विज के नाम से। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए हमारा आंसर होगा डी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। बाबू हमारे देश का आज़ाद होने के 1 साल बाद श्रीलंका भी आज़ाद हो गया भाई देवे। ठीक है ना। अगला बाबू क्वेश्चन है किसने कहा राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए। किसने कहा राजनीतिक का मूल्य आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि हमको डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन पर कि किसने कहा राजनीति का आधार नैतिक मूल्य होना चाहिए। सही बात है, यही महात्मा गांधी जी होना चाहिए। ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है बाबू वही होगा, महात्मा गांधी जी ही होंगे, महात्मा गांधी जी ही होंगे। ठीक है ना। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था। तो श्रीलंका में हुआ था जी, इसके यहाँ पर हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। ओके। अगला आपका क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम नहीं है। तो क्षेत्रवाद की एक भावना का कुपरिणाम दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ना लगेगा कि हम तेज बहादुर है, लेकिन आप तेज बहादुर नहीं है। कह रहा है ना कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो यहाँ पर है नहीं पूछा जा रहा है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो क्या होगा आपका आंसर? अलगवाद होगा, राष्ट्रीय एकता होगा, राष्ट्रीय हित होगा, या फिर अपने क्षेत्र से लगाव। यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या दीजिएगा? ये देख लेना बाबू, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है ना। तो आप लोग एकदम निश्चिंत होकर एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। और बिना टेंशन लेते हुए आंसर डी पर टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने हैं ना। तो ये बताइए आप लोगों ने बेल्जियम का नाम सुना है? बेल्जियम एक देश का नाम है ना। तो अगर बेल्जियम का आप लोगों ने नाम सुना है तो समझ सकते हैं कि बेल्जियम में ही ब्रुसेल्स उपस्थित है, तो वहीं पर यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है। ओके। अगला आपका क्वेश्चन आता है 33। ये क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को कहा गया था। भारत की वित्तीय शहर किसको कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? राजधानी है ना, तो हम लोग मुंबई को कहेंगे। ओके।
अगला आपका क्वेश्चन है सतह के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, बताइए। तो यहाँ पर हमारा 34 का आंसर बनकर आएगा। कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका में सत्ता का वितरण, यही होगा ना। व्यवस्थापिका दिया है ना, व्यवस्थापिका दिया है। ओके ओके ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा तीनों हो जाएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों हो जाएगा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है। यूगोस्लाविया के विघटन का इसमें से कौन सा कारण उत्तरदायी था। यूगोस्लाविया के विघटन का इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी था। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्म के आधार पर राजनीतिक बंटवारा, ठीक है ना। आंसर होगा बी नंबर वाला। और आपका अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बाबू याद रखना दोस्तों, पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, केंद्र और राज्यों के वितरण हेतु, ये सब हो जाएगा। बैंकों की वित्तीय स्थिति, हाँ इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। ओके, क्या मिल जाएगा आंसर इसका भी डी नंबर वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हो तो बहुत ही जल्द आप सिलेबस को समाप्त कर लेंगे और अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर आप बुक्स से या फिर कोई भी मॉडल पेपर के जरिए आप लोग चैप्टर वाइज भी याद करते हो तो इतना एक एक चैप्टर में नहीं दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव। आप लोग देख लेना, 10 देगा नहीं तो 12 देगा, बाकी छोड़ देगा। तो एग्जाम में सोशल साइंस में कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछता है आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अगर इतना याद कर लोगे ना तो एग्जाम में कहीं से भी पूछेगा तो आप बिना सोचे समझे एकदम फटाफट टिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, कमेंट करना और आप लोग शाम को क्लास ज़रूर करना। शाम को आज 2 क्लास लगेगा। ओके, सारे लड़कों को शाम को क्लास करना है तो करना है। ओके, चलिए।